नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार आपका स्वागत है आपके अपने उत्कृष्ट की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हम अभिव्यक्ति और माध्यम के कुछ प्रश्नों को चर्चा में ले रहे थे, चर्चा कर रहे थे उनकी, और उसी सीरीज को मैं आगे बढ़ा रहा हूं। और आज आपके लिए फिर कुछ नए प्रश्न लेकर के आया हूं जो संभावित है कि आपकी परीक्षा में देखने को मिल जाए। ठीक है, अगर वो प्रश्न नहीं भी आते हैं तो उससे मिलता जुलता ही कोई प्रश्न आएगा। यदि आप सीख लेंगे चीजों को तो फिर वो आपके कहीं ना कहीं काम निश्चित रूप से आएगा ही। मेरी पूरी कोशिश है कि जो मैं प्रश्न यहाँ से करा रहा हूँ वो आपके बोर्ड के एग्जाम्स में देखने को मिल जाए। लेकिन फिर भी यदि नहीं मिलते तो फिर क्या किया जा सकता है। संभावनाओं पर तो दुनिया चल रही है, मेरी कोई गारंटी नहीं है कि यही प्रश्न आएंगे, लेकिन ऐसा ही प्रश्न आ सकता है। हो सकता है ये प्रश्न भी छप जाए एज इट इज, ऐसा का ऐसा ही, है ना। चलिए, आप उत्कृष्ट एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर हैं, आप हिंदी विषय को पढ़ रहे हैं, आप अभिव्यक्ति व माध्यम वाले सेक्शन को पढ़ रहे हैं। पहला प्रश्न आपके लिए है कि जनसंचार का सबसे पुराना माध्यम क्या है। प्रश्न को समझने से इसका उत्तर आपके दिमाग में आ गया होगा। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके दिमाग में आ गया होगा कि जनसंचार का सबसे पुराना माध्यम क्या है। लेकिन एक चीज समझिए कि सबसे पहले ये समझिए कि भाई जनसंचार क्या होता है। तो जनसंचार में मेरा बच्चा दो शब्द हैं, एक है जन और दूसरा है संचार। दूसरा है संचार, ठीक है। अच्छा, अब बात आती है कि भाई जन क्या है और फिर संचार क्या है, क्योंकि इन्हीं दोनों शब्दों को मिलाकर के तो जनसंचार बना है। तो जन का मतलब क्या हुआ, लोग। जन का क्या मतलब, लोग। अच्छा, और संचार का मतलब प्रवाह। संचार का मतलब प्रवाह बोल सकते हैं, प्रवाह बोल सकते हैं। लेकिन प्रवाह किसका, शब्दों का नहीं, विचारों का। विचारों का, ठीक है, विचारों का आदान प्रदान। विचारों का आदान और प्रदान, विचारों का आदान प्रदान ही क्या कहलाता है, संचार कहलाता है। ठीक है। और जब हम किसी माध्यम के द्वारा एक से अधिक व्यक्ति के बीच संचार करते हैं तो इसी को संचार का अगला माध्यम, मतलब इसी को जनसंचार कहते हैं। यदि मैं और आप बात कर रहे हैं, दो लोग मेरे सामने है कोई और मैं उनसे बात कर रहा हूं, तो क्योंकि किसी माध्यम की जरूरत नहीं है, वो सामने मैं सामने, हेलो भैया कैसे हो, कहाँ रहते हो, वगैरह वगैरह, जो भी मुझे अपने विचार, जो भी मुझे विचार साझा करने मैंने उनके साथ किए, उन्होंने अपने विचार मेरे साथ साझा किए। तो जब सिर्फ इतनी प्रक्रिया हो रही है दो व्यक्तियों के बीच या तीन व्यक्तियों के बीच, चार व्यक्तियों के बीच, जहां माध्यम की आवश्यकता नहीं है, वहां पर जब हम अपने विचारों को आदान प्रदान कर रहे हैं तो इसको हम संचार कहते हैं। लेकिन जब हम किसी यांत्रिक माध्यम के द्वारा, किसी अन्य माध्यम के द्वारा अपने भावों को, अपने विचारों को किसी बड़े जन समूह के साथ साझा करते हैं, लोगों के बड़े समूह के साथ साझा करते हैं, तो इसी को जनसंचार कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, जनसंचार कहते हैं। अच्छा, अब बात आई कि जनसंचार का सबसे पुराना माध्यम क्या है। तो अब अभी अगली मैं बार बार कह रहा हूं कि जब हम किसी माध्यम के द्वारा, माध्यम का मतलब क्या हुआ कि किसी साधन के द्वारा, किसी साधन के द्वारा, है ना, जो जिसके द्वारा उसकी पूर्ति हो। जैसे मान लीजिए कि मुझे बहुत बड़े लोगों में अपने उत्कृष्ट एकेडमी का प्रचार करना है, तो माध्यम क्या बनेगा, या तो यूट्यूब, या तो फेसबुक, या तो इंस्टाग्राम, या फिर पंपलेट, ये बनेंगे ना। तो ये क्या है, ये माध्यम है इसके, ये इसके क्या है, माध्यम है। इनके द्वारा लोगों तक ये चीज पहुंचेगी, मेरे विचार, मेरी एकेडमी लोगों तक पहुंचेगी इन सभी के द्वारा। तो यही क्या है, माध्यम है, जिसमें पंपलेट माध्यम है, यूट्यूब माध्यम है, फेसबुक माध्यम है, इंस्टाग्राम माध्यम है, और भी जितने भी माध्यम हो सकते हैं वो सारे माध्यम है। ये भी एक जनसंचार है। क्यों, क्योंकि यहाँ मैं किसी एक व्यक्ति के साथ नहीं जुड़ना चाह रहा हूँ, बल्कि छात्रों के एक बड़े जन समूह के साथ जुड़ना चाह रहा हूँ, इसलिए केवल संचार न होकर के एक प्रकार का जनसंचार ही है। ठीक। अच्छा, इन माध्यमों में कई माध्यम हो सकते हैं, जिसमें कौन कौन सा माध्यम हो सकता है, जब हम जनसंचार की बात करेंगे तो इसमें एक माध्यम हो सकता है, माध्यम मुद्रित माध्यम है। ठीक है, मुद्रित माध्यम के अलावा और भी कई माध्यम हो सकते हैं। ठीक है, कुछ संचार ऐसे होते हैं जहां हम सांकेतिक माध्यम, वो तो हम व्यक्तिगत रूप से करते हैं, तो कई इसके प्रकार हो सकते हैं। लेकिन मोटे तौर पर जो संचार का सबसे पुराना माध्यम है वो है मुद्रित माध्यम। अब अगला प्रश्न आता है कि जो ये मुद्रित माध्यम है, इस मुद्रित माध्यम का और क्या मतलब है, मुझे नहीं समझ आता मुद्रित क्या होता है, थोड़े हिंदी में बोल ले तो फिर मैं हिंदी में आपको बताऊंगा कि मुद्रित माध्यम का मतलब होता है मेरे बच्चा, छपी हुई सामग्री। छपी हुई सामग्री मतलब छपी हुई कोई भी जो सूचनाओं को आदान, विचारों को आदान प्रदान करने का कोई भी माध्यम है, वही माध्यम क्या कहलाता है, मुद्रित माध्यम कहलाता है। जिसमें सबसे पहले आप कर सकते हो, सबसे पहले आपको दिखाई देगा समाचार पत्र। ठीक है, समाचार पत्र, जिसको आप क्या कहते हो, न्यूज़पेपर कहते हो। समाचार पत्र के बाद आपको दिखाई देंगी पत्रिकाएं। ठीक है, पत्रिका, पत्रिका के अलावा आपको दिखाई देंगी पुस्तक। ठीक है, पुस्तक,
और पुस्तकें, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे माध्यम हो सकते हैं, ठीक है, जिसको आपको छपे हुए फॉर्म में जो आपको दिखाई देता है वो सारा का सारा मुद्रित माध्यम होता है। अगला प्रश्न दिमाग में आता है, बुक में भी है आपके और दिमाग में भी आएगा आपके, कि आखिर इस मुद्रित माध्यम की शुरुआत कब से हुई या फिर कहां से हुई। सबसे पहला प्रश्न यही आता है कि इसकी शुरुआत कहां से हुई। तो आपको तुरंत उत्तर मिलेगा कि भाई मुद्रित माध्यम की सबसे पहली शुरुआत चीन नामक एक देश में हुई। ये आपको ध्यान होगा, चीन हमारा पड़ोसी देश है ना। तो उस चीन नामक देश में इसकी शुरुआत हुई। चीन में इसकी शुरुआत होने के बाद आपके दिमाग में आता है कि फिर इसका जो चीन के बाद अगला ये जो गुटेन वर्ग था, जर्मनी का जो गुटेन वर्ग था, उस जर्मनी के गुटेन वर्ग के द्वारा गुटेन वर्ग के द्वारा छापे खाने का बड़े पैमाने पर इसका विस्तार किया गया, खोज की गई। और सबसे पहले गुटेन वर्ग ने इसमें बाइबल नामक पुस्तक छापी। बाइबल नामक पुस्तक जो ईसाइयों का धर्म ग्रंथ है, उस पुस्तक को सबसे पहले छापा और वो पुस्तक भारी मात्रा में बिकी भी, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा प्रश्न आता है कि भाई भारत में मुद्रित माध्यम की शुरुआत कब से हुई, भारत में छापे खाने की शुरुआत कब हुई। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका होगा 1556 में हुई। अब प्रश्न आया कि कहाँ हुई, तो आपको उत्तर मिलेगा कि गोवा में हुई, ठीक है। गोवा में इसकी सबसे पहले छापे खाने का आविष्कार किया गया। अब अगली बात आती है कि भाई गोवा में किया गया और किसने किया, तो फिर आपका यही उत्तर गुटेनबर्ग, कहाँ है ये रहा, गुटेनबर्ग के द्वारा छापे खाने का आविष्कार गोवा के अंदर किया गया और फिर गोवा से चल करके ये आगे बढ़ा, ठीक। अच्छा, यहाँ पर ये इतने सारे प्रश्न हो गए। एक छोटा सा प्रश्न था कि मुद्रित जनसंचार का सबसे पुराना माध्यम क्या है। एक प्रश्न हमने सीखा कि जनसंचार किसे कहते हैं, दूसरा प्रश्न सीखा संचार किसे कहते हैं, तीसरा प्रश्न मुद्रित माध्यम सबसे पुराना साधन है, ये सीख लिया। मुद्रित माध्यम के उदाहरण हमने सीख लिए, चौथा प्रश्न। पांचवा प्रश्न ये कहाँ सबसे पहले स्टार्ट हुआ, तो चीन में। छठा प्रश्न, चीन के अलावा एक और प्रश्न सीखा हमने कि भाई इसको फैलाने का श्रेय किसको जाता है, तो गुटेनबर्ग को जाता है। गुटेनबर्ग के द्वारा छापी गई पहली पुस्तक का क्या नाम था, बाइबल नाम था। अगला प्रश्न आया कि भारत में छापाखाना कब आया, तो 1556 में आया। भारत में कौन लेके आया, कहाँ पर आया सबसे पहले, तो गोवा में आया। इतने सारे प्रश्न हो गए, ठीक है। लगभग 10 प्रश्न के आसपास आपको एक प्रश्न में मिल गया और 10 प्रश्न आपको मिल रहे हैं, तो ये आपकी जिम्मेवारी है कि इस वीडियो को दूर दूर तक फैलाते रहें, लोगों को शेयर करते रहे, अपने दोस्तों को पहुंचाते रहे। और जिनके पास तक ये वीडियो पहुंच रही है तुरंत इसको लाइक करिए और एक कमेंट इस पर लिखिए। आपको अच्छा लगता तो वो लिख दीजिए और आपको बुरा लगता तो आप लिख दीजिए कि सर इसमें आपको संशोधन करने की आवश्यकता है, आप इस चीज को चेंज करके और आप और अच्छा करा सकते हैं, या बुरा करा रहे तो बुरा करा रहे बंद कर दीजिए, ऐसा भी कह सकते हैं आप, ठीक है। आपके व्यक्ति का अधिकार मिला हुआ, करिए अभिव्यक्ति, ठीक है। प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न आपके लिए कि मुद्रित माध्यम की विशेषता बताओ। तो 1 नंबर 2 नंबर में भी पूछ सकता, 3-4 विशेषताएं दे देगा, बताइए ये सभी है एक, जो भी आपको ठीक लगता है। देखिए मुद्रित माध्यम की बड़ी विशेषता क्या होती है, हर माध्यम की अपनी विशेषता, जैसे हर व्यक्ति की अपनी विशेषता होती है, अपने गुण होते हैं, ठीक वैसे ही जनसंचार माध्यमों में भी हर माध्यम की अपनी विशेषता है और हर माध्यम के अपने दोष है, अपने गुण है और अपने दोष है। विशेषता का मतलब दोनों चीजें, विशेषता अच्छी विशेषताएं भी होती है, बुरी विशेषताएं भी होती है। सामान्यतः यहाँ पर सही, क्योंकि हम सकारात्मक आदमी हैं, सकारात्मक लोग हैं, अच्छा सोचने वाले लोग हैं, तो हम पहले अच्छी बात ही पकड़ेंगे, क्यों हम बुराई पकड़े। तो पहले हम अच्छी बात देख लेते हैं कि मुद्रित माध्यम की अच्छी विशेषताएं क्या क्या है। पहली विशेषता देख लीजिए, हाँ वेरी गुड बच्चा, शब्दों में स्थायित्व होता है, स्थायी होता है, ये शब्द जो है वो स्थायी होते हैं। मतलब एक बार आप लिख दिए, एक बार आपने लिख दिया ना प्रिय, जो भी लिखते हैं आप विद्यार्थी या कुछ, तो वो आपका लंबे समय तक टिका रहेगा, है ना। अब उसको जल्दी से डिलीट या फेंक नहीं सकते, वो लिख गया तो लिख गया, स्थिर लिख गया। तो सबसे पहला क्या होता है, स्थायित्व होता है इसमें। दूसरी बड़ी विशेषता मुद्रित माध्यम की क्या होती है, रिव्यू कर सकते, पीछे जाकर पढ़, हाँ, कि यदि आपको किसी चीज में समस्या आ रही है, दिक्कत आ रही है, जैसे मान लीजिए कि आपने न्यूज़पेपर उठाया, अब आपको कोई शब्द समझ नहीं आया, तो आप उसको कभी भी अपनी सुविधा के अनुसार एक तो पढ़ सकते हैं। भाई न्यूज़पेपर मान लो सुबह 7 बजे आपके घर आ गया, तो आप उसको रात को 11 बजे भी पढ़ सकते हो, लेकिन टीवी पर या फिर रेडियो में जिस टाइम पे आ रहा है आपको उसी टाइम पे पढ़ना पड़ेगा। तो मुद्रित माध्यम की दूसरी विशेषता क्या हो गई कि हम अपनी मर्जी से पढ़ सकते हैं ना, अपने समय के अनुसार पढ़ सकते हैं, अपने समय अनुसार पढ़ सकते हैं, समय अनुसार पढ़ सकते हैं, अनुसार पढ़ सकते हैं। एक सबसे बड़ी विशेषता इसकी ये होती है। दूसरा, हम आवश्यकता पड़ने पर शब्दकोश का इस्तेमाल कर सकते हैं, शब्दकोश का इस्तेमाल कर सकते हैं।
मतलब यदि हमें किसी शब्द का पता नहीं है तो हम तुरंत अपना शब्दकोश निकालेंगे, डिक्शनरी निकालेंगे और उसमें उस शब्द को चेक कर लेंगे कि भाई इस शब्द का वास्तविक मतलब क्या है और उस हिसाब से हम चीजों को समझ पाएंगे। तो ये भी इसका एक बड़ा अच्छा लाभ होता है। इसके अलावा एक लाभ ये होता है कि हम इसको सबूत के तौर पर, हम इसको एविडेंस के रूप में भी संभाल करके, सजो करके लंबे समय तक रख सकते हैं, संभाल सकते हैं और इसको हम एविडेंस के रूप में प्रयोग उपस्थापित भी कर सकते हैं। ये भी इसकी एक बड़ी विशेषता होती है। तो मुद्रित माध्यम की ये सारी की सारी बड़ी विशेषता होती है। अब इसकी कमियां क्या होती हैं? विशेषताएं तो ये हो गई, अब हम इसकी कमियां भी देख लेते हैं। तो कमियां देखिए इसकी क्या क्या होती है। लोगों के लिए कमियां रेड से लिख देता हूँ। कमियां क्या होती है? पहली कमी देखिए इसकी, पहली कमी तो जो निरक्षर लोग होते हैं, निरक्षर जिनको अक्षरों का ज्ञान नहीं है, तो निरक्षर लोगों के लिए ये किसी काम का नहीं है, वो तो बस काला अक्षर भैंस बराबर है ना। अच्छा, निरक्षर लोगों के लिए किसी काम का नहीं है। दूसरा, इसमें व्याकरण शुद्धियों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि यदि आप कुछ भी गलत लिख देते हैं तो वो लाखों लोगों तक पहुंच रहा है और फिर क्योंकि जैसा हम देखते हैं वैसा ही संस्कार हो जाएगा और फिर हम कहीं लिखेंगे तो वैसा ही लिख देंगे, तो इससे भाषा जो है वो अपभ्रंशित हो जाएगी, टूट जाएगी, खराब हो जाएगी। तो एक दिक्कत इसमें किसकी रहती है? व्याकरण की रहती है। तो व्याकरण इत्यादि का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। एक इसकी कमी ये भी है। लेकिन रेडियो वगैरह में या टीवी में तो इतना ध्यान उसमें रखने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उसे आपको बोलना है तो थोड़ा सा उसमें, क्योंकि लाइव चल रहा होता है उसमें तो नहीं हो पाता। लेकिन फिर भी यदि आप कहीं रिकॉर्डिंग वगैरह करके डाल दें उसमें थोड़ी सी सुविधा सहूलियत रहती है, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं। अच्छा, तीसरी इसकी बड़ी कमी क्या होती है कि इसमें तीसरी कमी ये होती है तत्काल तत्काल घटित घटनाओं को इसमें हम नहीं ले सकते। भाई टीवी पर है, रेडियो में तुरंत घटित घटनाएं भी आप तक पहुंच रही है, लेकिन इसमें 24 घंटे की डेडलाइन होती है। 24 घंटे के अंदर जो घटित होती है घटनाएं सिर्फ आपको वही आपको मिल सकती हैं। चौथा, मुद्रित माध्यम की एक कमी क्या होती है कि आपको एक लिमिटेड स्पेस मिलता है, आपको उस लिमिटेड स्पेस में ही अपनी बात कहनी होती है। तो वहां पर भी दिक्कत होती है, क्योंकि आपको गागर में सागर भरने की कला आनी चाहिए। जिस व्यक्ति को ये कला नहीं आती है फिर वहां वो गच्चा खा जाता है ना बच्चा। तो इसीलिए वहां पर आपको ध्यान रखना चाहिए कि गागर में सागर भरने की जो कला है वो बहुत गूढ़ता तरीके से आपको आनी चाहिए। तो ये इसकी कुछ कमियां हैं और ये इसकी कुछ विशेषता है। आप ऐसे ही सभी की कमियां और विशेषता पढ़ लीजिएगा, रेडियो की भी पढ़ लीजिए, टीवी की भी पढ़ लीजिए और अन्य की भी पढ़ लीजिए। वैसे तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, पढ़ा ही रहा हूँ, लेकिन फिर भी यदि कुछ छूट जाए तो वो आप पढ़ते रहिए। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये केवल आपके लिए रिवीजन क्लास है, जहां आपने चीजों को पढ़ लिया है। तो क्योंकि आप बालक हैं तो फिर कई बार होता है ना, हमें ध्यान मतलब ये नहीं है कि कौन सा आएगा क्या नहीं आएगा, सारा ही पढ़ लिया। तो जो पढ़ लिया आपने उसमें से जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो मैं आपके लिए लेके आता हूँ। इसकी रिविजन कर लीजिए जल्दी से, 2x मोड पे लगाइए और इसको जल्दी जल्दी पढ़ डालिए। अगला प्रश्न आपके लिए कि जनसंचार माध्यमों का रेडियो जनसंचार का कौन सा माध्यम है? तो रेडियो जनसंचार का एक रेखीय माध्यम है। पहली चीज यह एक रेखीय माध्यम है, रेखीय माध्यम है जो रेखाओं के अधीन चलता है, रेखाओं के द्वारा चलता है। दूसरा, यह एक दृश्य और श्रव्य माध्यम है। श्रव्य माध्यम है मतलब जिसको आप केवल सुन सकते हो, ठीक है। तो दोनों ऑप्शन हो सकता है। अगर आपके पास रेखीय माध्यम है तो आप लगाइएगा रेखीय माध्यम है ये, और यदि आपके पास रेखीय नहीं है तो आपको लगाना है कि फिर ये एक श्रव्य माध्यम होता है, ठीक है। अच्छा, श्रव्य माध्यम के अलावा रेडियो की बड़ी विशेषताएं, रेडियो की बड़ी कमियां क्या होती हैं? तो रेडियो की बड़ी विशेषता क्या होती है कि इसको जो अनपढ़ व्यक्ति है या फिर जो नेत्रहीन व्यक्ति है वो व्यक्ति भी इसको आराम से सुन सकता है बैठ करके, ठीक है। अच्छा, इसमें 24 घंटे रेडियो में समाचार चलते रहते हैं, तो हम तुरंत घटी घटनाओं को भी इसमें पढ़ सकते हैं और 24 घंटे इसके साथ समाचार सुन सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको कैरी करना आसान होता है, रेडियो को कैरी करना आसान होता है, तो आप इसको कहीं पर भी ले जा सकते हैं, ठीक है। सुनने के दौरान कोई भी काम कर सकते हैं। हाँ, सुनने के दौरान देखो मुद्रित माध्यम की एक बड़ी कमी क्या है? ये भी है कि आपको एक जगह बैठ करके पढ़ना पड़ेगा, आप चलते हुए नहीं पढ़ सकते, नहीं तो उसमें घुस जाओगे अखबार में, पता लगा 2 टुकड़ों में अखबार बिखर गए। ऐसा नहीं है, कई बार होता है चाय पीते पीते अगर कहीं और किसी और आप एक्टिविटी में हो तो आप मुद्रित माध्यम से तो समझ नहीं सकते। लेकिन जो रेखीय माध्यम है, जो रेडियो माध्यम है, उसमें आप लगा दो साइड में, अपना बजने दो और अपना काम भी करते रहो, तो एक पंथ दो काज होते रहते हैं उसमें। तो बड़ी विशेषता ये है उसकी। कमी क्या है उसमें कि भैया यदि आपको मान लो कि समाचार कोई किसी एक चैनल पर आपको समाचार सुनना है तो फिर आपको उस निश्चित टाइम का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि टाइम का सभी कार्यक्रमों की अपनी टाइम सेटिंग होती है, तो उसी टाइम पे वो प्रोग्राम आता है। तो आपको टाइम का ध्यान रखना पड़ता है कि भाई इतने बजे वो प्रोग्राम आएगा और आप उतने बजे ही सुन सकते हो, है ना। एक ये होती है इसमें टाइम टाइम अकॉर्डिंग नहीं, मतलब
आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग नहीं सुन सकते हो। दूसरी चीज, क्योंकि इसमें सिर्फ सुनना ही है तो आप कितना सुन पाओगे, बोरियत होने लग जाती है ना एक टाइम के बाद। तो एक इसकी बड़ी समस्या ये भी रहती है कि इसमें बोरियत होने लग जाती है ना। और इसके अलावा इसकी एक कमी होती है कि इसमें आप किसी चैनल में किसी चीज को दोबारा नहीं सुन सकते हो। टीवी में क्या है, सॉरी मुद्रित माध्यम में क्या है, आपने कोई खबर पहले पन्ने पे पढ़ी, फिर आप चौथे पन्ने पे पहुंच गए, आपको अचानक ध्यान आया कि यार पहले पन्ने पे कुछ था क्या, एक बार देखो जरा, तो आप पहले पन्ने पे आ सकते हो। लेकिन रेडियो में आप नहीं आ सकते कि भैया थोड़ा पीछे का बताइए, एक बार नहीं बताएगा, वो जो बोल रहा है वो बोलता चला जाएगा, है ना। तो मुद्रित की ये होती है। बिल्कुल, विज्ञापन कंट्रोल नहीं कर सकते उसमें आप। विज्ञापन यदि आ रहा है तो आना ही पड़ेगा, वो आएगा ही, है ना, आएगा तो आएगा, फिर आप उसको रोक नहीं सकते। तो ये उस मुद्रित माध्यम की, रेडियो माध्यम की एक बड़ी कमी होती है। तो रेडियो माध्यम की आपने कमियां जान ली, विशेषताएं जान ली। लास्ट वाली वीडियो में हमने आपको बताया था कि रेडियो का आविष्कार कब हुआ था। तो ये आप क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में यदि आप बता सके तो बताइएगा, नहीं तो पहली वाली वीडियो में मैंने इस पर डिस्कशन किया हुआ है। ठीक है, चलिए फिर मिलेंगे किसी अगली वीडियो में, और फिर हम वहां 10-15 क्वेश्चंस आपके लिए लेकर के आएंगे ताकि आप बहुत सारी चीजों को फिर सीख सकें। तब तक ध्यान रखें अपना, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और बोर्ड की तैयारियां धूमधाम से करते रहें। मैं आपके लिए कुछ कर रहा हूँ, कुछ और करूंगा जैसे समय मिलता है, लेकिन फिलहाल आप पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।